चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद टंडन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। आनंद, पहले ये बताएं कि आपका इस समय आउटलुक क्या है मार्केट पे, पॉजिटिव, कॉशियस या बुलिश? देखिए, इस लेवल पे बुलिश होना थोड़ा सा मुश्किल है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें, और जैसे अभी आपके दूसरे विशेषज्ञ कह रहे थे, ग्लोबल मार्केट में काफी प्रॉब्लम्स हैं। वहां पे इकोनॉमी स्लो डाउन की पूरी संभावना है। शायद रिसेशन में भी यूएस और बाकी कंट्रीज भी चली जाएं, तो उसमें एक अलग खड़ा रहना बड़ा मुश्किल रहेगा। ऑलरेडी वैल्यूएशन के हिसाब से इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट ज्यादातर नीचे हैं और इंडिया थोड़ा ऊपर है। तो इसके कारण रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से बाकी मार्केट काफी सस्ते लगते हैं, और हिस्टोरिक वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया के अंदर भी इक्विटीज कम से कम एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है। तो ओवरऑल इस लेवल पे मैं एक कहना मुश्किल रहेगा कि आप यहाँ से बहुत बुलिश हो सकते हैं। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन से क्षेत्र, कौन से सेक्टर्स जो है वहां पर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा डाउन साइड में, या जहां पे ग्रोथ अभी भी आ सकती है। तो अगर निवेशक थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर ध्यान दे तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बेच बाज के निकलना है, बट ये जो उम्मीद है एक मार्केट से कि कितना पैसा आप बना सकते हैं, कितनी बढ़त आ सकती है, वो थोड़ा आपको कम करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है। आपने कुछ प्रॉफिट बेकिंग की है कि अगर आप 15,000 के आसपास से अगर बायर है तो क्या थोड़ा सा चिप्स ड्राई रखना चाहेंगे आप, 10-20% कैश रेज किया अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए, या फुली इन्वेस्टेड है अभी? नहीं, खैर मेरे हिसाब से अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो शेयर सिर्फ देखें तो आपको अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना एसेट एलोकेशन बहुत ध्यान से रखना चाहिए, और कोई भी समय ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अनलेस आप बहुत यंग हैं और अभी अपना करियर शुरू किया। जिस समय ये वाजिब तरीका है इन्वेस्ट करने का कि आपको सिर्फ इक्विटी में रहना चाहिए। लेकिन अगर उसके आगे अगर बात करें एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर, तो इक्विटी का पोर्टफोलियो इस वक्त थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा इक्विटी की तरफ है तो आप उसमें से डेफिनेटली 5 या 10% कम कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। साथ ही आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे आनंद, क्योंकि जिस तरह से बड़े रिफॉर्म्स भी हम देख रहे हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर पीएलआई का एक बेनिफिट बड़ा मिलता है। ग्रोथ सेक्टर्स जो है, शुगर हो, सीमेंट हो, वो एक ग्रोथ सेक्टर्स हैं और वहां पर अब बॉयंसी देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हम पीएलआई स्कीम के फायदे देख रहे हैं, डिफेंस के बड़े ऑर्डर्स देख रहे हैं, ओवरसीज ऑर्डर्स भी देख रहे हैं, ये सारी थीम्स पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग थीम कौन सी दिखती है? देखिए, एक्सपोर्ट में आपको, जैसे मैंने कहा, एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि बाकी इकोनॉमी जिसमें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर स्लो डाउन होने की पूरी तरह से संभावना है। और इसी कारण फॉर एग्जांपल हमारा जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आईटी एक्सपोर्ट का, उसमें भी आपने देखा कि काफी हद तक मार्जिन प्रेशर नजर आना शुरू हुआ है, और कंपनियों ने भी जो सैलरी इंक्रीजेस थी वो कम कर दी हैं, और एस्टिमेट्स इस साल के जो अगर आप एग्रीगेट लेवल पर देखें तो वो फिर से सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आ चुके हैं। इस माहौल में आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ देखने की संभावना जो लेके अब चल रहे हैं, वहां पर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन काफी हद तक रहेगा। तो काफी सारी पीएलआई स्कीम्स, हालांकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, वो कुछ हद तक ये भी देख रही हैं कि कहां पर आप इंपोर्ट कम कर सकते हैं। तो पीएलआई में क्योंकि आपको इंसेंटिव मिल रहा है लोकल गवर्नमेंट से, तो आप थोड़ा सा सस्ते भाव से बेच सकते हैं, लेकिन अगर डिमांड स्लो डाउन हो जाएगी तो प्रॉब्लम रहेगा। तो इस वक्त ज्यादातर आपका फोकस ये रहना चाहिए कि क्योंकि इंडियन अर्बन सेक्टर थोड़ा ठीक कर रहा है, तो वहां पर आप उस सेक्टर के ऊपर जो भी कंपनियों का प्रभाव जो रहता है वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। बाकी जो मेन थीम ये रहेगी वो अभी भी बैंकिंग रहेगी, जहां पे बैंकिंग में स्पेशली क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ चुकी है, काफी सालों बाद हमने देखा कि डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो क्रेडिट ग्रोथ होने के कारण बैंक की बैलेंस शीट्स में एनपीए लेवल कम होने के कारण जो भी कंपनियां स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर को लेंड कर रही हैं, आई थिंक वहां पे अर्निंग्स आपको काफी अच्छी आने वाली है। एब्सोल्युटली। आनंद, गुड आफ्टरनून। भारत की अगर बात करें, अब आउट ऑफ द बॉक्स अपॉर्चुनिटीज देखते हुए कई सारे इनोवेशंस हम लगातार कर भी रहे हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में जो बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें वित्त मंत्री जी भी शामिल थी और उसमें बड़े दिग्गज कंपनी के मैनेजमेंट्स भी थे।
जैसे कि गौतम अडानी, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी बात रखी और आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी में $70 अरब के निवेश का लक्ष्य भी उन्होंने रखा। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की अगर बात करें, ये एक कह सकते हैं नया इनोवेशन है या कह सकते हैं नई अपॉर्चुनिटी है जो कि इस वक्त बाजार टैप करने की कोशिश कर रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? और इस स्पेस से जुड़ी कई सारी कंपनियां हैं, ऑफ कोर्स अडानी वन ऑफ सच। तो देखिए, रिन्यूएबल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर जो आप ट्रेडिशनल रिन्यूएबल लेते हैं जो कि विंड और सोलर है, तो उसमें अभी फिलहाल थोड़ा सा स्लो डाउन आने की संभावना इसलिए है क्योंकि ग्रिड में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप जैसे जानते हैं कि 400 गीगावाट का हमारे टोटल कैपेसिटी है एनर्जी की इस देश में, उसमें से 130 के आसपास 130 गीगावाट के आसपास विंड और सोलर है, और उससे ज़्यादा जो है इस लेवल से ज़्यादा आपको तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास कोई बैटरी या स्टोरेज कैपेसिटी नहीं हो, क्योंकि डायरेक्टली वेरिएबल कैपेसिटी आप ग्रिड में बहुत ज़्यादा डाल नहीं सकते। तो इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो दिखती है रिन्यूएबल में वो है कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज। तो और उसमें काफ़ी सारे काम हो रहा है। कई लोगों ने बैटरी ग्रिड कैपेसिटी की बैटरी बनाना शुरू करी है, कहीं कुछ हद तक एक पंप स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसको कई कंपनियां यूज़ कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्षेत्र लग रहा है। जहां तक डायरेक्ट जनरेशन थ्रू विंड या सोलर है, ज्यादातर कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया है, बिड लेवल्स पे आपको डालना पड़ता है और वो जो प्राइसिंग है कम होती जा रही है, और उसके साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे हिसाब से ज्यादातर कंपनियां जो डायरेक्टली सोलर या विंड जनरेट कर रही हैं उसमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है। ऑलराइट, मिड कैप स्मॉल कैप एंड ऑफ द मार्केट में आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आनंद? वो बहुत बड़ा क्षेत्र है मिड कैप। आपको जैसे मालूम है भले 150 कंपनियों का हो, लेकिन उसके बाद पहले 250 कंपनियां निकाल दें तो सारी कंपनियां स्मॉल कैप में आ जाती हैं। तो ऑब्वियसली उसमें अपॉर्चुनिटी आपको कई जगह दिखेगी। अभी भी कुछ हद तक फॉर एग्जांपल केमिकल क्षेत्र में जहां पर इंडिया काफी अच्छा कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स में, वहां पर कंपनी अभी भी ठीक ठाक कर रही है, काफी हद तक ग्रोथ आ रही है। कुछ हद तक ऑटो एंसिलरी में कोई स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां पर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में काफी अच्छा ग्रोथ आ रही है। तो ऑब्वियसली कई सेक्टर्स ऐसे रहेंगे, बट अगर आप मोटा ब्रॉड सेक्टर्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और अगर एक्सपोर्ट देखेंगे तो जैसे मैंने कहा ऑटो एंसिलरीज, और कुछ हद तक डोमेस्टिकली ऑल्सो इंडस्ट्रियल्स, स्पेशली अज्यूमिंग दैट कैपेक्स साइकिल जो है वो फिर से वापस रफ्तार पकड़ेगा, तो कैपेक्स रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उसमें शायद अभी भी कुछ हद तक वैल्यूएशन के आपको कुछ स्प्रेड नजर आ सकता है। राइट, एक व्यू आपका आनंद बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पर भी लेना चाहेंगे। उस स्प्रेड पे आपको क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लार्ज कैप पसंद आते हैं या आपको पीएसयू मिड कैप स्पेस के बैंक ज्यादा पसंद आते हैं? कई सारी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स की यहाँ रिपोर्ट आई और 20% ईपीएस ईएचआर तक की रिपोर्ट्स में बात की गई ऑन द बैक ऑफ कोर्स द स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, और साथ ही मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, लो क्रेडिट कॉस्ट है। इस स्पेस में आपकी नजर कहाँ मिड कैप पे है या लार्ज कैप बैंक आपको पसंद आते हैं, या पीएसयू वर्सेस प्राइवेट स्प्रेड देखना चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजिकली आपके पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर, लार्ज बैंक्स और पब्लिक सेक्टर में एसबीआई आपको रखना चाहिए। अब टैक्टिकली जो है ऑब्वियसली जहां तक प्राइवेट सेक्टर लार्ज बैंक्स हैं वो ऑब्वियसली काफी हाईली प्राइस्ड हैं। हालांकि कुछ हद तक एचडीएफसी का दाम गिर चुका है रिलेटिवली, या उतना बढ़ा नहीं जितना बाकी लोगों का बढ़ा। तो इसके हिसाब से आप अगर नया फ्रेश निवेश करना है तो एचडीएफसी जैसे बैंक में आप डाल सकते हैं। कुछ हद तक आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मर्जर के कारण वहां पे रिटर्न्स थोड़े से सीमित रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से मेरा मानना है कि वो अपने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को वापस रिज्यूम करेगा। अगर आपको डेल्टा इमीडिएटली चाहिए तो वो ज्यादातर मुझे पब्लिक सेक्टर रिलेटिवली लार्ज पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट लेंडिंग बैंक्स में ही नजर आ रहा है। तो बट वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन नहीं ले सकते, वो टैक्टिकल पोजीशन रहेगी। फिलहाल के लिए ले लीजिए, 1.5 साल के बाद आपको निकल जाना चाहिए। बिल्कुल मिस्टर टंडन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक का आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी एक एक कर स्वागत करते हैं। राजेश पालविया एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून।
मार्केट को अगर देखें यहाँ पर आज सुबह इनफैक्ट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल सुबह के ट्रेडिंग रेंज हमने बताई थी वो बिल्कुल सही और सटीक इस वक्त भी साबित होते हुए दिख रहे हैं। 17,400 17,750 का एक दायरा निफ्टी में, 39,400 से 39,800 तक का बैंक निफ्टी में। क्या देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस? ऑफकोर्स मिड कैप आज भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी के मुकाबले। आप क्या स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए बिल्कुल मार्केट में जो स्ट्रेटजी है वो बाय ऑन डिप्स की, और आज प्रॉपर्ली हमें डिप भी मिला ओपनिंग में और वहां से एक अच्छी रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। और सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो आज सीमेंट स्पेस, इवन आईटी स्पेस और फार्मा, ये तीन नई स्पेस जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आज ट्रेड बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सेक्टोरियल रोटेशन होते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 17,500 17,400 की स्ट्राइक पे, वो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में जो भी छोटी मोटी डिप मिलती है उसको हमें यहाँ पे बाइंग करके ही यहाँ पे ट्रेड करना है। और व्यू ये है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे जब अब यहाँ पे 17,700 750 ये एक मेजर लेवल है, जब ये लेवल क्रॉस होंगे तो वहाँ से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी इस सीरीज में प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। और फिर हो सकता है कि हम यहाँ पे इसी सीरीज में 18,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। तो बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, 17,400 एक लोअर बैंड है निफ्टी का अभी, और 17,750 हायर बैंड। और बैंक निफ्टी तो कल भी हम क्लोजिंग शो में डिस्कस कर रहे थे, 39,400 जब तक नहीं टूटेगा, जब तक कोई भी यहाँ पे एज सच डरने वाला सिचुएशन नहीं है बैंक निफ्टी में, और डिप्स में इसमें भी बाय ही करना है। तो 39,400 एक अच्छे से आज भी उसके आसपास से ही सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस पुल बैक दिया है। बट बैंक निफ्टी में हमें लगता है 39,850 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में भी प्ले आउट होते हुए दिखेगी। तो दोनों ही इंडाइसेस में व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। जैसे आज ओपनिंग में डिप मिला, इस तरीके के जब भी कोई डिप मिलते हैं या ड्यूरिंग द डे भी कोई डिप मिले तो वहाँ पे बाय ही करना है, क्योंकि काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग का सेंटिमेंट बना हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप सभी जगह अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनी। तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम और कैरी होते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में भी। तो मोमेंटम को कैसे प्ले आउट करें राजेश? कौन से स्टॉक्स के जरिए करें? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो पहला स्टॉक जो रहेगा वो रियल एस्टेट स्पेस से रहेगा, शोभा। हालांकि स्टॉक में पिछले 5-7 मिनट में काफी शार्प अपमूव बना है, लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप शोभा के बने हैं और रियल एस्टेट स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है, सारे स्टॉक्स एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आज स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज का डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, और अगर हम देखें डेली वीकली सेटअप पे तो एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी आज यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हम यहाँ एक्सपेक्ट करें 755 765 तक की अपसाइड के टारगेट। हालांकि पिछले 10-15 मिनट में स्टॉक ने 12-15 रुपए का एक अपमूव यहाँ पे जनरेट किया, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने, ये 765 तो हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट दे रहे हैं, लेकिन जो आज ब्रेकआउट हो रहा है ये दिखाता है कि ये 800 रुपए के भी लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेगा आगे आने वाले समय में। शोभा होगा पहला स्टॉक 706 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक होगा टायर स्पेस से, उसमें अपोलो टायर यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे वीकली मंथली चार्ट पे जो होते हुए दिखे इस सीरीज में, हमें लगता है अपोलो टायर यहाँ से एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहेगा। 285-290 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 266 का स्टॉप लॉस होगा। और जैसा हमने बताया कि हमें फार्मा स्पेस में भी आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसमें कि सिप्ला पे हमारा फोकस है। स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 4 वीक का एक जो डाउनफॉल था या करेक्शन था, माइल्ड करेक्शन था, वो कहीं ना कहीं आज रिकवर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने 4 वीक की रेंज को आज यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। जिस तरीके से यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन प्ले आउट होते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे, हमें लगता है सिप्ला एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 1090 1095 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 1030 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, ये तो बात हो गई स्पेसिफिक कॉल्स की, बट एक स्टेप बैक लेते हैं और चार्ट्स पे, लेकिन डे टू डे रवैया नहीं, थोड़ा एक बिगर पिक्चर क्या डेवलप हो रही है ये बात करते हैं। और इस तरह से चार्ट्स को रीड करने के माहिर केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया हमारे साथ तैयार हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लास्ट 10 मिनट से, लेकिन वो आ गए। अच्छी चीजें थोड़ा इंतजार करवा के ही आती हैं। गलत कह रहा हूं सुशील जी? नहीं, आप ऐसे तो इन जनरल ठीक कह रहे, पर मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा 2 मिनट कोई बात नहीं सर केडिया जी, आप डिफरेंशिएटेड बात कहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही का चैनल है। बताइए आज आपके चार्ट्स जो है क्या कह रहे हैं आपसे? देखिए, हम लोकल चार्ट्स पे आने के पहले एक थोड़ा सा ग्लोबल पिक्चर को अपने साथ लेंगे। प्लीज बताइए। जो ब्रिटिश पाउंड में अभी जो कोहराम हो रहा है,
ये अभी उसकी चार्ट हम नहीं दिखा पाएंगे, हमें 10 मिनट में सारी बात खत्म करनी है। ये 20 साल की एक पूरी साइकिल के कंप्लीट होने का लास्ट क्लाइमैक्टिक फेज वहां आया है। तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ अब ब्रिटिश पाउंड में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की समस्या आ जाएगी, और ये बातें जो आ रही है, तो पूरा यूरोप इस वक्त एक हाहाकार से गुजर रहा है। और इस सीरियस डिफरेंशियल के कारण अमेरिका और यूरोप के बीच में चारों तरफ एक अंधड़ सी चल रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में मैक्रो की अंधड़ है, बहुत ही सतर्क हैं लोग। तो इस आंधी के बीच में भी हमारा इंडिया का जो बाजार है, क्योंकि अंधों में अकेला काना राजा, हमारे मैक्रोस रिलेटिवली अट्रैक्टिव हैं, और इसीलिए इस बाजार को नीचे जाने में हिचकिचाहट हो रही है, बढ़ नहीं रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर चार्ट्स के सारे ही मंदी से भरे हुए हैं। मन मंदा है और बाजार मंदा नहीं हुआ अभी तक इंडिया का। तो इसमें दो बातें संभव है कि एक तो जो वक्त पिक्चर में राजकुमार ने कहा था, और वो लाइन बहुत काम आती है स्टॉक मार्केट में, बार बार वॉलेटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वो लाइन काम आती है कि जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो अचानक टूट जाते हैं। तो बाकी पूरे विश्व के शेयर बाजारों में एक कोहराम का सा माहौल बना हुआ है, और हमारे अंधों में काने राजापन के कारण हमारे मैक्रोस जो रिलेटिवली काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उस कारण बाजार में जो हेजिटेशन है नीचे जाने का, तो बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे बाजार बढ़ते और घटते हैं। अगर यहां से भी एक ग्लोबल मेहम फर्दर बढ़ गया, S&P 500 पिछले 2 दिनों से छेड़खानी कर रहा है बुल और बेयर दोनों के साथ। सिग्निफिकेंट रिडक्शन के बाद उस मार्केट में एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन में हमें, जिसको कंफर्म भी नहीं कर रहा है, और हो सकता है यहां से एक बड़ी बाढ़ खुल जाए नीचे की तरफ। और अगर ये मेहम खुल गया ग्लोबल मार्केट्स में, तो ऐसी सूरत में ये बिल्कुल संभव है हमारे अच्छे मैक्रोस के बावजूद राजकुमार की ये जो लाइन है वक्त पिक्चर की, ये बार बार जीवन में भी और बाजार में भी ये सही होती है कि इसमें हमें अचानक से एक क्रैक आ जाए नीचे। तो इस परिस्थिति से तैयार रहने के लिए अब अगर मैं आता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स पे, आई एम होपिंग मेरी आवाज लोगों को आ रही है। सुशील, और आपकी बात में दम है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, जिंदगी के फलसफे में भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बाजार के फंक्शन में भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको चार्ट पे नजर आ रहा है ग्लोबली कि बढ़ नहीं रहे, गिर नहीं रहे, लेकिन बढ़ नहीं रहे। यहां से एक हेडविंड है, कहीं वो झटका बड़ा ना मार दे। कौन से एरियाज ऑफ द मार्केट का आपके हिसाब से ज्यादा वल्नरेबल है इस सिनेरियो में जो आपने हमारे लिए बनाया है ग्लोबली? अब एक विचित्र सी परिस्थिति है, हम अगर यहां सेक्टर वाइज देखें तो बैंक्स पे, जिन पे मैं थोड़ा सा दोबारा आके और आपको कहूंगा, अगर आप ये बैंक निफ्टी की चार्ट मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो देखिए लास्ट के 1-2% के लिए जो लोग लालायित रहते हैं वो पेनी वाइज पाउंड फुलिश गेम होगा। ये जो ड्रॉप आया था बैंक निफ्टी में, जो मैं विड्रॉ कर रहा हूं, अब तक हमने सिर्फ इसका एक करेक्शन किया है। दिस राइज इज ओनली करेक्शन ऑफ दिस। जब भी ये रिवर्सल यहां से कंफर्म हो जाएगा, जो रिवर्सल बनना शुरू हो गया है, अब फिर एक नया हाई और दिखा देगा कि नहीं दिखा देगा, वो बाल की खाल नोच पाने की काबिलियत मेरे अंदर नहीं है। मैं तैयार हूं मेरी पोजीशन की साइज उसी हिसाब से कि मैं एक और नए हाई तक को बर्दाश्त कर सकूं। पर जिस दिन ये रेखांश, ये सपोर्ट लाइन टूट गई, हम उस दिन टेबल ठोक कर और सौदा बढ़ाएंगे 31,000 तक की बैंक निफ्टी हो जाए अगले 2 से 3 महीने। एक तरफ बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर कट स्ट्रेट बैट का शॉट दिख रहा है मंदी का, और बाकी मैं जितने भी सेक्टर्स पे जब जाता हूं तो जिस तरह की अच्छी खासी ये रैली तेजी सीमेंट में आई या ऑटो एंसेलरीज में आई, वैसे रंग ढंग अब फार्मा में बनने लगे हैं। अभी तक बहुत से स्टॉक्स में क्लियर कट बाई ट्रिगर नहीं हुआ, बट एनी टाइम होगा, तो मैं फार्मा नहीं बेचूंगा। आईटी के स्टॉक्स, नैस्डैक भी मंदा हो जाएगा इंटरेस्ट रेट्स के कारण। मन मंदा है, आईटी के स्टॉक्स का बाजार मंदा नहीं है। हमारे कलकत्ता का जन्म है, वहां के बाजार की पुरानी लाइन है। मन मंदा है, आईटी का बाजार मंदा नहीं, उनको भी नहीं बेचूंगा। तो मेरे पास बचते क्या ऑटोज, उनमें मैं बार बार बेचने की आजमाइश करूंगा अगर डाउन ट्रेंड चल पड़ा। सीमेंट 8-10% का भी पुल बैक आ गया तो वापस ऊपर और 30% की चाल दिखती है। तो बड़े क्षितिज को देखते हुए कि अगले 8-10% के करेक्शन को मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में आप रिलायंस को बाहर निकाल दो, तो चाहे वो आईजीएल, एनजीएल है, अभी भी एक्सपर्ट बाकी है, पेट्रोनेट है या आपके गेल है, ये सब एचपीसीएल, बीपीसीएल बहुत बड़ा अचानक सडन अप मूव दे सकते हैं, खास करके आईओसी।
तो अगर ऑयल एंड गैस के अंदर में भी बेचना नहीं है, भले क्रूड की आउटलुक है कि बहुत जोर से अचानक स्पर्ट आ सकता है, तो क्रूड के मार्केट के इंटरनल्स जो है टोटली अलग है। किस तरह की स्ट्रक्चर डील्स कौन गवर्नमेंट कर लेगी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को बेचना नहीं है, लेने का इंतजार करना है। तो फिर हमारे पास जो बचते हैं रियल एस्टेट के स्टॉक, तो डीएलएफ की चार्ट लुंज पुंज सी है। एक ही स्टॉक पे हमने फोकस करके रखा रियल एस्टेट पे, और वो हमको लगता है 3-4 वैगर बनेगा। पिछली बार भी हमारी लास्ट 1 महीने में बात हुई, तब से 55% बढ़ चुका है इंडिया बुल रियल एस्टेट। पूरा पैराडाइम शिफ्ट है उस कंपनी का, पूरी स्टोरी बाजार को पता चलते और समझने में समय लगेगा। वापस हो सकता है किसी झटके में 110-20 फिर से हो जाए, पर पिछले ऑल टाइम लो को अभी नहीं टच करने वाला। साल भर में 300-400 कुछ भी हो सकता है। इमीडिएट होराइजन में एक बार 135-40, 160-65 होकर फिर वापस 110-20, फिर 220, फिर नीचे घटेगा। तो ये लेके हमें बेचना है, वो एक क्लियर कट स्टॉक है। अब इंजीनियरिंग के जो स्टॉक्स हैं, फॉर वॉट एवर इज द फंडामेंटल परसेप्शन गोइंग ऑन देम, फुल्ली प्राइस्ड, उनको शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उतने लिक्विड नहीं है। और आपके क्यूमेंस, सीमेंस, इस तरह के सब स्टॉक्स में सब हमने एग्जिट का कॉल अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया है। तो बचते हैं जो मेटल के स्टॉक्स, वो थोड़ा नीचे करेक्शन देके फिर वापस ट्रेडिंग रेंज में ऊपर आ जाएंगे। एनबीएफसीज, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आपको याद होगा हमने लोएस्ट पॉइंट से 40-50% तक की रैली की आपसे बात भी की थी। अब वो पूरी हो चुकी है उनकी चाल, और ये जाएंगे बहुत जोर से नीचे। परंतु एनबीएफसीज में 2-4 स्टॉक्स अभी भी लगार्ड्स हैं, और आपके चोलामंडलम में भी एक सीरियस ट्रेंड लेवल का रिवर्सल, और अगले 3-6 महीने में इस स्टॉक की पिटाई हो जाए, ऐसी इसकी चार्ट है। पर अभी मुथूट मन्नापुरम थोड़ा लगार्ड है ऊपर चलने के लिए। एकमात्र अपवाद मुझे एनबीएफसीज में दिखता है कि अगर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 12-15% का करेक्शन आता है, तो उसके बाद मुझे लगता है ये वापस 100% रिटर्न देगा। तो इस तरह के शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के लैंडस्केप पे क्लियर कट क्या रीजन आ सकता है, क्या स्टोरी आएगी, देखिए हमेशा वैलिड स्टोरी घटना होने के बाद पता चलती है। पर इस वक्त की बैंक निफ्टी की चार्ट मुझे बता रही है कि जितना भी चारों तरफ तेजी का वातावरण बना हुआ है बैंकों में, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप शॉर्ट न भी करो, मैं आपके दर्शकों से ये सलाह दूंगा, आप शॉर्ट न भी करो। ये लकीर जब टूट जाए तो एक बार जितना भी तेजी का वार्तालाप है उसको मुस्कुरा के सुनिएगा, माल बेच दीजिए। ठीक है, यानी आप यहाँ अग्रेसिव शॉर्ट भी नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, और यहाँ पर बाइंग के लिए भी आप कॉशियस हैं। लेकिन कई सारे सेक्टर पे, हालांकि आपने सुशील अपना व्यू कह रहे हैं कुछ जी, कुछ आज मैं तो बैंकों पे अग्रेसिवली शॉर्ट करूंगा, पर जो लोग शॉर्ट नहीं करना चाहते, कम से कम माल तो बेच दीजिएगा अगर ये लाइन टूटे तो। ठीक है, चलिए एग्जिट कर लें अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशन से। ऐसे एक और व्यू आपसे, क्योंकि आप आईटी को, मेटल को, इसको भी क्लोजली ट्रैक करके एक व्यू दे रहे थे। ऑटो में भी आपने एग्जॉशन की बात कही थी, क्या व्यू अब बन रहा है इन स्पेसेस पे? ऑटो में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए निफ्टी ने जो किया है ना, लास्ट 3 सप्ताह से निफ्टी जलेबी बना रही है। निफ्टी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब रंग ढंग मंदी का सा बना हुआ है, लोअर टॉप्स बना रहे हैं ये, पर घूम फिर के बाजार अभी भी इसी गोल रेंज में घूम रहा है। इस रेंज से बाहर निकले, अब जैसे ये ट्रेंड लाइन टूट गई, ये टूटी, अब इसके बाद आज का भी लो जिस दिन टूटेगा तो ये ऑटो के स्टॉक्स उसके बाद जोर का करेक्शन खाएंगे। मुझे लगता है बेच के अगर सौदा करना है और मंदी चल पड़े और आप इंडेक्स की ट्रेडिंग करना प्रेफर नहीं करते हो, तो लार्ज बैंक्स को बेचना है, स्मॉल बैंक्स को बिल्कुल भी नहीं बेचना है। 6 महीने के साल भर की अवधि में बहुत खूंखार किस्म का अपसाइड रिटर्न उनमें बनेगा। ग्लैमर विल बी शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द ग्लैमरस टू द अनग्लैमरस इन बैंकिंग सेक्टर। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगले 1-2 महीने के अंतराल में अगर कोई एक्शन बड़ा बन जाता है बाजार में, तो साफ बड़े बैंकों को बेचना है, ऑटो को बेचना है, बाकी सारे सेक्टर्स को नीचे डिप में लेना है। अगर निफ्टी कोई कारण से 10% घट गई तो बैंक निफ्टी 20% घट जाएगी। ये पिक्चर मोटा है इस वक्त। और अगर हम इस पॉइंट के ऊपर ही निकल गए, 18,000 के ऊपर निकल गए, तो फिर नई चार्ट बनेगी, नई बात करेंगे। बिल्कुल सुशील जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में जहां वॉलेटिलिटी आज दिन भर दिखी, उसमें कुछ तमाम स्पेस जिसका जिक्र आपने भी किया वो एक्शन में रहे, लेकिन एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर। क्या ये डिफेंसिव प्ले आउट कर सकता है? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे फार्मा, डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर में अब मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। एक्सपर्ट्स का भी नजरिया आ रहा है, कॉल्स भी यहाँ पर एक्सपर्ट्स की तरफ से नजर आ रही है। आपकी राय फार्मास्यूटिकल इंडेक्स पर, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक पर क्या होगी? देखिए 1-1, 2-2, 3 दिन के लिए भी जो लोग व्यापार करते हैं उनको आज सुरसुराहट मिल रही है इन स्टॉक्स में। पर मेरा अनुरोध है, निवेदन है, मेरी काबिलियत इतने शॉर्ट टर्म पर नहीं है, मतलब मैं नहीं जाना चाहता वहां तक। पर अगर आप मेरी बात के, मेरे शब्दों को पूरा फोकस करें, 3 महीने का कोई व्यू लेगा तो द बिग मनी इज गोइंग टू बी मेड इन फार्मा स्टॉक्स। 3 से 6 महीने के व्यू पे ये छोटे वाले फार्मा स्टॉक्स, ये थायरो केयर, ये फार्मा रिलेटेड सारे स्टॉक्स में अंशंट पैसा बन सकता है। वैसे चार्ट्स तैयार हैं,
और उनका क्लियर कट रिवर्सल ब्रेकआउट हो सकता है अगले 2-3-4 दिन बाद आ जाए। और एक और सेक्टर में बोलना भूल गया, एफएमसीजी पे जो लगातार कंसेंसस के खिलाफ हमारे तेजी के कॉल पे बहुत बड़ी बढ़त ले ली है हिंदुस्तान लीवर जैसे स्टॉक ने 1900 से देखिए कहां आ गया। 5% का मैक्सिमम करेक्शन अगर कोई लार्जर मार्केट एक्शन आ गया तो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एफएमसीजी स्टॉक्स में 5-7% की करेक्शन के बाद मुझे उनको फिर से लेना है कि सब न्यू हाइस पे जाएंगे। अगले 3 से 6 महीने के व्यू में सारे न्यू हाइस पे जाएंगे, अगले 5% के करेक्शन में एफएमसीजी भी लेना है। ठीक है, बिल्कुल सुशील जी, वैसे बिल्कुल हम समझते हैं कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही अपनी राय, अपना नजरिया देते हैं, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही सवाल भी मेरा था। और एफएमसीजी ऑफ कोर्स फार्मा प्लेस पर भी यहाँ से क्योंकि एक मूवमेंट जो है वो बनना शुरू हुआ है, जिसके चलते फोकस में है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब मितेश पांचाल भी जुड़ गए हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून। शुरुआत आज सीधा आपके ट्रेडिंग पिक से करते हैं। बताएं कहां पर है आपका फोकस, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी नजर है, और ट्रेडिंग पिक्स आपकी सिस्टम और मेथड्स क्या कहती हैं? गुड आफ्टरनून मानसी। बेसिकली लास्ट वीक हमने बताया था कि सिस्टम और मेथड के हिसाब से पूरा फार्मा सेक्टर जो है वो एक बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन में आया है। उसमें 2 एमएनसी स्टॉक्स डिस्कस किए थे और 2 डोमेस्टिक स्टॉक्स डिस्कस किए थे। एमएनसी में डिस्कस किया था एबॉट इंडिया, एस्ट्राजेनेका फार्मा, और उसमें डोमेस्टिक फार्मा में किया था जेडी केमिकल्स और टोरेंट फार्मा। उसमें और एक एडिशन हुआ है, और डोमेस्टिक फार्मा से लॉरस लैब जो स्टॉक्स है वो एक क्वालिफाई हुआ है। तो अभी फार्मा में आपको अगले 3, 6, 9 महीने के लिए बहुत ही बड़ा दमखम दिखेगा, और जैसे जैसे स्टॉक्स क्वालिफाई होंगे मैं डेफिनेटली जब भी चैनल पे आऊंगा तब डिस्कस करूंगा। तो लेटेस्ट एडिशन है लॉरस लैब। अभी फिलहाल जो सरफेस पे आया है सेक्टर लास्ट वीक में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है एनबीएफसी का सेक्टर, और उसमें 4 स्टॉक्स जो है वो फोकस में आए हैं। तो हमारे हिसाब से अगले 3, 6, 9 या 12 महीने में एनबीएफसी और फार्मा में बहुत ही बड़ा देखने के लिए मिलेगा। एनबीएफसी में जो स्पेस में जो 4 स्टॉक्स क्वालिफाई हुए हैं उसमें पहला है एडीएफसी लिमिटेड, दूसरा है टाटा इन्वेस्टमेंट, तीसरा है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और चौथा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो अभी जो उभर के सेक्टर आ रहा है वो है एनबीएफसी। तो हमारा पूरा फोकस है एनबीएफसी के ऊपर और फार्मा के ऊपर। डिस्क्लेमर के तौर पे, सिंस ये सिस्टम और मेथड से रिकमेंडेड है तो हमारे क्लाइंट्स की ऑलरेडी बाई साइड पोजीशन है, और आगे जाने के बाद हो सकती है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। तो एज ऑफ नाउ वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन एनबीएफसी सेक्टर। अभी आई थिंक मार्केट में कहीं एनबीएफसी का बज़ इतना नहीं है, लेकिन जैसे अभी फार्मा की बोलबाला है, ऐसे अगले 2 या 3 महीने में एनबीएफसी की बोलबाला होगी। बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया ये स्पॉट किया है। एनबीएफसी, स्पंदना, स्फूर्ति और बहुत सारे अच्छे, बिकॉज मैं आपको बता दूं डेटा ऑन ग्राउंड यही कह रहा है कि जो एकदम लोअर एंड ऑफ द स्ट्राटा होता है वहां पे डिमांड एनबीएफसी, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ एनबीएफसीज में काफी अच्छा फंडामेंटल काम हो रहा है। शायद आपको ये चार्ट्स पे भी या सिस्टम मेथड्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा हो, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा 2 मिनट वेट करने के लिए, क्योंकि अभी हमें बात करनी है शुगर स्पेस में। लास्ट 2-3 दिन से शुगर स्टॉक्स काफी उछल भी रहे, और अदरवाइज भी द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री की वन ऑफ द नामी कंपनीज है, और डॉक्टर मिस्टर बनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमडी हैं द्वारिकेश शुगर के। मग्गा साहब नमस्कार, शुक्रिया ET Now स्वदेश पे आने के लिए। आपसे कई दिनों बाद इस बार बात हो रही है। सबसे पहले ये बताएं कि शुगर स्पेस का हाल कैसा है इस समय? आपका जितने भी तीनों सेगमेंट्स हैं, कारोबार हैं बिजनेस के, वो किस तरह चल रहे हैं? देखिए, शुगर का स्पेस मैं अच्छा ही कहूंगा, मतलब कोई नेगेटिव नहीं है। एथेनॉल की स्टोरी में मोमेंटम है, और एथेनॉल का ब्लेंडिंग परसेंटेज भी हमने इंडिया ने इस बार 10% अचीव कर लिया है। तो एथेनॉल का जहां तक बात करते हैं, बढ़िया चल रहा है कारोबार, और ओएमसी की लिफ्टिंग भी अच्छी है, और जैसा कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि आगे जाके एथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंट को बढ़ाया जाए। तो अगले सालों में हम देखेंगे बहुत सारी चीनी कंपनियां, जो कि अभी तक कोई बहुत लिमिटेड कंपनियां थी जो जूस से एथेनॉल बना रही थी। तब आने वाले सालों में हम देखेंगे कि जूस से एथेनॉल का काफी प्रोडक्शन होगा, जिसके चलते शुगर का सैक्रिफाइस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होगा। एथेनॉल तो मतलब ग्रोइंग है, मोमेंटम है ये सेगमेंट में। जहां तक चीनी की बात है, वहाँ एकदम स्टडी काम चल रहा है। हम उम्मीद करते थे कि इस
पिछले 2-3 महीनों में चीनी की वृद्धि मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, वह वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि देश में क्लोजिंग स्टॉक का जो अनुमान है वो खाली 6 मिलियन टन का है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 2 मिलियन टन का कम होगा। तो अच्छा, चीनी की रेट्स में अच्छी वृद्धि होनी चाहिए, बट एक तरह से वो वहां पे वो कंट्रोल्ड है। और जहां तक पावर सेगमेंट है, वो एक स्टडी सेगमेंट है, उसमें ना कोई हम नहीं सोचते कि कोई मतलब कोई बड़ा उछाल आएगा या कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो तीनों सेगमेंट फिलहाल ठीक ही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर बंका, आपने खुद ही कहा जैसे कि प्राइजेस को लेकर जो एक आपसे भी एक इस पे ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्योंकि शुगर प्राइसेस इसलिए बढ़े हुए हैं इंटरनेशनली। एक तो सप्लाई क्रंच है, ग्लोबली शुगर के प्राइस बढ़े हैं, लेकिन इंडिया में तो एमएसपी फिक्स किया जाता है। तो ऐसे में डोमेस्टिक प्लेयर्स कैसे टैकल करते हैं सिचुएशन को? नहीं, इंडिया में न्यूनतम मूल्य तय किया गया है, मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इट्स नॉट मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, तो जो कि 3100 रुपया है। और चीनी मिल वालों को पूरी छूट है कि वो उसके ऊपर कोई भी भाव में चीनी बेच सकते हैं। तो अभी फिलहाल चीनी का भाव करीब 3500 से 3550 रुपया प्रति क्विंटल चल रहा है, जो कि पिछले साल इसी समय ज्यादा था। और 2-3 चीजें हम उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी इन पे निर्णय लेगी। एक तो ये है कि जो एक्सपोर्ट जो अगले साल होने वाला है, क्योंकि अगले साल भी बम्पर शुगर प्रोडक्शन का अनुमान है देश में, तो अगर जल्दी सरकार निर्णय ले लेती है कि कम से कम 8 मिलियन टन अगर देश से अगर चीनी बेचने की एक्सपोर्ट करने की बात करी जाती है, तो फिर बाद में हम सोचते हैं कि शुगर के मूल्य में थोड़ा सुधार होना चाहिए। इंटरनेशनली रॉ शुगर का भाव इस समय 18 सेंट के आसपास चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी की उम्मीद है। और अगर ये 18.5 सेंट से ज्यादा होगा, तो मैं समझता हूँ इंडिया में मेनली महाराष्ट्र या कर्नाटक से चीनी मिलें जो कि कोस्टल एरिया के नजदीक है, वो काफी मात्रा में व्यापार कर पाएंगे। तो हम मेनली गवर्नमेंट से ये उम्मीद करते हैं कि वो एक्सपोर्ट पॉलिसी को जल्दी से जल्द डिसाइड करे अगले साल की, और जो एथेनॉल की भी रेट वृद्धि की जो हर साल होती है, उसमें भी वो जल्दी से जल्दी निर्णय लें, तो जिससे कि जो भी अनिश्चितता शुगर स्पेस में है वो खत्म हो जाएगी। मिस्टर बंका, आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स काफी रोबस्ट है। FY24 तक कैपेसिटी ऑलमोस्ट 3x करने की योजना आप बना रहे हैं। प्रोग्रेस कैसा है और ग्रोथ प्रोफाइल किस तरह से शेप अप होती दिखेगी? नहीं, हमने जो हमारे को डिस्टिलरी की कैपेसिटी बढ़ाने की बात थी वो हमने बढ़ा लिया। हमारा प्लांट जो द्वारिकेश धाम यूनिट है, जहाँ पे हमने 175 KLPD की डिस्टिलरी लगाई है, वो उसका प्रोडक्शन आ गया है, और जो टीथिंग प्रॉब्लम्स थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा, देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 महीने गुजर चुके हैं, तो हमारे को इसका पूरा फायदा होगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो इस साल भी हम उम्मीद करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में भी 8.5 करोड़ लीटर एथेनॉल हम सप्लाई कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बढ़कर 11 करोड़ लीटर हो जाएगा सप्लाई। तो हम एक तरह से आत्मनिर्भर हैं। हमारी जो चीनी बनाने की क्षमता है, उस हिसाब से हमको ना मोलासेस बेचने की जरूरत होगी और ना हमारे को खरीदने की जरूरत होगी। तो हम एक तरफ से सेल्फ रिलायंट है इस मामले में। जाते जाते बंका साहब ये बताइए कि सेक्टर में बड़ी री रेटिंग हुई है, आपकी कंपनी को भी बहुत बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं और एंट्री लिए हैं। ये ट्रिगर मोरलेस ये है कि प्योर शुगर कंपनीज हमारे कंट्री में फूड प्रोसेसिंग / एनर्जी का वाला प्ले टाइप बन रही है, और उनका कम्प्लेक्शन ही पूरा चेंज हो रहा है। आपका नेक्स्ट 2 साल का आउटलुक कैसा है अर्निंग्स पे? बिल्कुल, ये देखिए, चीनी जो पहले की कमोडिटी सेक्टर में कही जाती थी और चलती थी, इसमें हर 5 साल में मतलब 2 साल बढ़िया होता था, 2 साल में चीनी मिलों को बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो इस तरह से साइकिल चलता था। अब फंडामेंटली इंडिया हैज बिकम अ सरप्लस शुगर प्रोड्यूसिंग नेशन, मतलब चीनी ज्यादा ही बनेगी, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि किसानों का रुझान गन्ने के प्रति काफी है, और अगर वो गन्ना ज्यादा उगाएंगे तो ऑब्वियसली चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट ने इसका सही उपाय यही किया है कि जो गन्ने का उपयोग है, न केवल चीनी बनाने के लिए किया जाए बल्कि एथेनॉल बनाने के लिए भी किया जाए। तो इस दिशा में जो काम हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है।
तो सारे सेगमेंट चीनी में भी हम उम्मीद करते हैं सब ठीक चलेगा काम, और एथेनॉल में भी ठीक चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में शुगर इंडस्ट्री के मार्जिन्स वगैरह ठीक रहेंगे। ऑलराइट बांका साहब, बहुत शुक्रिया, शानदार कमेंट्री आ रही है। और ये सेकंड राउंड ऑफ री रेटिंग टॉप शुगर कंपनी में चल रही है। द्वारिकेश उसमें एक शानदार नाम है और बांका साहब की लीडरशिप में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे उनके रिजल्ट्स में, उनके एनुअल रिपोर्ट में और स्टॉक प्राइस में भी। आज 100 रुपए का भाव है। आगे चलते हैं, हमारे साथ मितेश है, राजेश भी है। मितेश, यहां से शुगर स्टॉक्स में फ्रेश बेट लेनी हो तो किसमें ली जाए? मितेश भाई, अपना ऑडियो एक बार खोल के बात करें। हेलो। हाँ, बताइए बताइए। ओके, अनडाउटेडली बलरामपुर चीनी में जो ब्रेकअप आया है उसके बाद क्लोज टू 400 रुपए से जो ब्रेकअप आया था 300 सवा 300 के बीच में वो कंसोलिडेशन हुआ था, और वहां से जो रिवर्सल आया है बहुत ही बढ़िया है। और हमारे हिसाब से आई थिंक ये रिवर्सल बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। ऑन द कॉन्ट्री वी आर ऑफ द व्यू कि ये इंटरमीडिएट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो अराउंड 400-405 के बीच में है, वो बहुत ही जल्दी क्रॉस होगा और अल्टीमेटली स्टॉक जो है वो अपना रिसेंट हाई जो था 530 वहां तक ये रैली अगले 6 से 9 महीने में कंटिन्यू होगी। तो विद इन द एंटायर शुगर स्पेस अगर सिस्टम और मेथड के हिसाब से कोई स्टॉक अट्रैक्टिव है ये लेवल पे तो वो है बलरामपुर चीनी। ठीक है, तो आपको शुगर स्पेस में बलरामपुर चीनी पसंद आता है। मितेश, होटल स्टॉक्स में हमने देखा कि होटल स्टॉक में भी एक टर्न बाय टर्न स्टॉक्स में मूवमेंट दिख रही है। इंडियन होटल से स्टार्ट हुई, लेमन ट्री में फंड एक्शन दिखा और उसके बाद अब आप EIH होटल में भी स्ट्रॉन्ग मूव्स देख रहे हैं। यहां पर कोई ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई किया हो? बेसिकली यहाँ पे बहुत पहले ट्रेंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है। आई मीन बेस्ड ऑन द मेथड दिसंबर 2020 में इंडियन होटल्स में बाय आया था 123.88 पे, उसके बाद सेल नहीं आया। और आपने जो बोला वो सही है कि रिसेंटली आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपमूव इसमें देखने के लिए मिला है। अगर आप नॉर्मल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो वो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में क्वालिफाई होगा और डेफिनेटली ये बाय कंटेंडर हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है हम लोग एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं, तो पूरा होटल सेक्टर 1-1.5 साल पहले ही हमारे बाइंग जोन में आ गया था। जब हम अनलॉक 1 अनलॉक 2 की बात कर रहे थे, तभी से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम उसमें था। और 2020 के अंत में सभी जो स्टॉक्स आप बात कर रहे हो उसमें ऑलरेडी एक बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन का कॉल था, तो अभी री रेटिंग नहीं हो सकता है। सो एज ऑफ नाउ नॉर्मल चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप बाई कर सकते हो, लेकिन बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड वो 1.5 साल पहले ऑलरेडी बाई हो चुका है, क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, एक और एरिया है बाजार के इंटरेस्ट का इस समय, वो है एनर्जी स्टॉक्स। हमने कल ही लास्ट आवर ट्रेड में आपको दिखाया था कि कैसे पावर स्टॉक्स में करंट आ गया है, आज सुबह भी देखा, लेकिन उसके आगे भी स्टोरी चल रही है। एनटीपीसी तो 11 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ ही गया है। राजेश, कोल इंडिया अगेन, एनटीपीसी और कोल इंडिया दोनों को अगर आप लंबे अवधि में एनालाइज करें, एक स्लीपी स्टॉक्स हैं दोनों, बोरिंग स्टॉक्स भी कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते ही चले जा रहे हैं। स्पेशली जो लोग एफएनओ में पोजीशन लेके राइड करते हैं उनके लिए काफी बेहतर ये समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, एनटीपीसी और कोल इंडिया दोनों के अगर मैं मंथली चार्ट देखूं तो एनटीपीसी में तो ऑलमोस्ट जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक में हमें लगता है जो ब्रेकआउट अब यहाँ पे मंथली चार्ट पे बने हैं करीब 150-155 की जो रेंज क्रॉस करी है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से और भी आगे आने वाले महीनों में भी इसी तरीके से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। और कोल इंडिया का भी सेटअप देखें तो उस स्टॉक में भी ये ऑलमोस्ट 10 से 12 महीने का एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो एनटीपीसी में तो हम एक्सपेक्ट करें कि 155-158 ये लेवल अगर आप होल्ड आउट करता है आगे आने वाले हफ्तों में, तो नेक्स्ट जो टारगेट इसके देखने को मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, वो आना चाहिए करीब 185 से लेके 195 तक के अपसाइड यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। तो बिल्कुल बने रहना चाहिए एनटीपीसी में। एक काफी बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली लॉन्ग टर्म चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, तो हमारा व्यू बुलिश है। 195 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। कोल इंडिया में देखें तो मंथली चार्ट पे स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और करंट मंथ में ये स्टॉक
उस चैनल को यहाँ पे पेनिट्रेट करके उसका ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अब यहाँ पे कोल इंडिया अगर 230-35 के ऊपर सस्टेन रहेगा अगले आने वाले हफ्तों में, तो नेक्स्ट टारगेट कोल इंडिया का जो बनना चाहिए वो करीब 260-270 तक का अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो स्लो स्टडी हमें लगता है दोनों ही स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ और कंटिन्यू करेंगे अपना मोमेंटम। दोनों ही स्टॉक पे व्यू बुलिश है, दोनों स्टॉक पे हम यहाँ सजेस्ट करेंगे पोजिशनली दोनों स्टॉक को पोजीशन लॉन्ग साइड की ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। पावर स्टॉक्स, पावर जनरेशन काउंटर और कोल प्रोडक्शन जुड़ा हुआ काउंटर कोल इंडिया, और कोल प्रोडक्शन तो खैर हम देख भी रहे हैं कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आपको बड़ा सर्ज दिख रहा है कोल प्रोडक्शन में, जो एक बड़ा कंसर्न कोल इंडिया के लिए रहता भी है। ये दोनों स्टॉक्स रडार पर है राजेश की, और यहाँ से भी इन लेवल्स पर से भी वो बाइंग की सलाह देते हैं। लेकिन एक और स्पेस है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। आज अदानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाने की तैयारी भी कर रहा है, लगभग 45 गीगावाट तक की बढ़ाने की बात कर रही है अदानी ग्रुप अपने रिन्यूएबल बिजनेस को। ये सारी बात खुद गौतम अडानी ने यूएसआईबीसी के इवेंट पर के मौके पर मौजूद थे और वहां से उन्होंने बात कही। एक बार आइए आपको वो रिएक्शन सुनवाते हैं उनका। We will generate an additional 45 gigawatt of renewable energy to add to our existing 20 gigawatt capacity, as well as 3 million tons of hydrogen, all of which will be completed before 2030. We live in a world where semiconductors are essential to almost all sectors of the economy. The ongoing war has only accelerated these recognitions. The paradox of capitalism is that India continues to be the best global pool for millions of engineers, especially for US companies. But the primary value addition to the businesses happens outside India. The semiconductor industry is a classic example, with more engineers deployed in India than anywhere in the world, and yet India has no semiconductor plan. India cannot remain dependent on global supply chains that are based on semiconductor nationalisms and will need US support with the technology transfer. ठीक है, तो ये आप यूएसआईबीसी के इवेंट से वो बोल रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। अडानी ग्रुप फोकस में भी है, हम देख रहे हैं वहां सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा सर्ज आप देख भी रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज 30 सितंबर को तो ये निफ्टी में भी शामिल हो जाएगा। कल हमने इस पर राजेश जी से रिएक्शन भी लिया था कि ये इस महीने के अंत तक वो कहां तक देते हैं, तो उन्होंने एक टारगेट भी दिया था हमें, लगभग 3600 तक का लेवल बताया था यहाँ पर राजेश। एक और सेक्टर है जिस पर आपको बड़े अच्छे ब्रेकआउट्स भी दिख रहे हैं, आदित्य बिरला फैशन। आज सुबह हम जब देख रहे थे कि ट्रेंड, शॉपर स्टॉप, इंडियन टेरेन जैसे काउंटर्स में मूव थी, जहां पर इतनी मूव नहीं दिखती है, इतने ट्रेडर फैंसी काउंटर्स नहीं होते वो, लेकिन आज पूरा रिटेल स्पेस बहुत अच्छा बज दिखा रहा है। क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग आउट्स दिख रहे हैं आपको? कैसे देख रहे हैं आप इस स्पेस में? कौन सी प्रिफर्ड पिक होगी चार्ट पे जो निकल कर आ रही है? तो प्रियंका जी, क्लियरली आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL हमारे रडार पे है और हमने पहले भी इस पे बाय रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन अब इसमें देखें कि अब जो प्राइस एक्शन बना है स्टॉक में, ऑलमोस्ट जिस तरीके की रिकवरी यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रही है, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे जिस तरीके से बना है, तो हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ पे 360 तक की अपसाइड आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहा जा सकता है और यहाँ पे करंट लेवल पे भी फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है ABFRL में। अब ये जो फ्रेश ब्रेकआउट बना है और एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जो यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम 360 की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब 308 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। वहीं साथ में हम ट्रेंड को भी देखें तो ट्रेंड में भी पिछले कुछ दिनों में एक माइनर डिप या माइनर प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहते हैं वो देखने को मिली और वापस स्टॉक ने अपना एक अप ट्रेंड जो बने हुए हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को उसको रिज्यूम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ट्रेंड में भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट
जो शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 1480 से 1510 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। करंट लेवल पे फ्रेश ट्रेड भी यहाँ पे बाई किया जा सकता है लॉन्ग साइड का। और अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो होगा करीब 1375 के आसपास। तो ट्रेंड भी हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है शॉर्ट टर्म में 1480 1510 तक की अपसाइड के लिए। राइट राजेश, दो चार और स्टॉक्स इंटरेस्टिंग। एस्ट्रल को लेके आई रेट साहब, अभी 15-20 मिनट में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट एस्ट्रल में आता हुआ नजर आ, वो देखिए 86 रुपया आज ऊपर। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन से इसके अंदर मोमेंटम है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी चल रही है और क्रूड के नीचे आने का भी बेनिफिट होता है इनको। एस्ट्रल में राजेश क्या किया जाए अगर अभी लॉन्ग पोजीशंस राइड कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम 2-3 दिन से एंटर किए हैं, तो रुकना चाहिए? जी बिल्कुल अजय जी, मुझे याद पड़ता है शायद ये स्टॉक पे कल या डे बिफोर यस्टरडे हमने डिस्कस भी किया है। और ये स्टॉक में जो मोमेंटम बना और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि जनवरी में बने थे 2530 के आसपास, वहां तक तो हमें लगता है कि इमीडिएट टारगेट इसमें आते हुए दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है, ये एक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है। काफी बड़ा वेल्थ क्रिएशन ये स्टॉक में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। कोई छोटी मोटी गिरावट मिलती है वोलेटिलिटी तो भी ऐड किया जा सकता है। 2300 रुपए हमें लगता है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये इसके ऊपर चलता रहेगा, पहला टारगेट 2540 और उसके ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम इसमें 2700 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये स्टॉक को बिल्कुल बाय करना है, पोर्टफोलियो में भी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐड किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी हमें लगता है कि एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पे अभी भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। मितेश वापस आ गए, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही थी। और विदेश एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है वैभव ग्लोबल। अब तो खैर फंड्स के पोर्टफोलियो में पाया जाता है और आज 9.5% ऊपर है। क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है? बेसिकली वैभव ग्लोबल की अगर बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 350 रुपए वाला स्टॉक है, राइट? 390। यस, ओके। कल तक क्लोज था 370। बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ देखा है 1000 के लेवल से और पिछले कुछ दिनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वीकली चार्ट के ऊपर पैटर्न बनी है। अगर आप लास्ट वीक की बात करें तो जो लास्ट वीक का जो क्लोज था, वीक एंडिंग 2 सितंबर 2022, 341.90 का क्लोज था अजय जी, और वो था विद प्राइस वॉल्यूम। ऐसा ही एक स्ट्रॉन्ग बार बना था फॉर द वीक एंडेड 8 अप्रैल 2022 को, जहां पे क्लोज था 503, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था। और मुझे लग रहा है ये भी एक फॉल्स ब्रेकआउट है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीक पैटर्न में है तो ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। तो अगर किसी ने लोअर लेवल पे लिया है तो एग्जिट की सलाह रहेगी। ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। आई एम ऑफ द व्यू के अगेन स्टॉक जो है वो एक बार 250 से 280 की रेंज में आएगा। फॉल्स ब्रेकआउट है, दिस विल नॉट टर्न इनटू लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अगर ट्रेंड रिवर्सल आना ही है तो यहां से बहुत दूर है, 522 के ऊपर ही ट्रेंड रिवर्सल आएगा। तब तक मेरे हिसाब से इसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप इस ट्रेंड को चार्ट पे फॉल्स ब्रेकआउट देख रहे हैं, ठीक है, वी रिस्पेक्ट दिस व्यू आल्सो। और यहाँ से मितेश को लगता है कि वो 5 मिनट के अबव जब होगा तभी इसमें बाइंग की सलाह देंगे। चलिए ठीक है, मितेश और राजेश हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ संजीव वसीम जी भी जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी, व्हाट अ मूव इन आइडिया तो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रही थी, अजय से पूछ रही थी कि अजय आइडिया में आज क्या ट्रिगर है। उन्होंने कहा था संजीव वसीम जी ने आज एक कॉल दी थी इसलिए चल रहा है। क्यों नहीं, ये ट्रिगर नहीं हो सकता? किसने कहा आपसे? बिल्कुल हो सकता है। संजीव जी ने आइडिया चला दिया। खैर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे चल रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन हर स्टॉक पे हो जाती है। अंबुजा सीमेंट भी आपको सुबह याद भी कर रहे थे संजीव जी। नहीं, इनफैक्ट अंबुजा सीमेंट संजीव तब बोल रहे थे कि पहले ये डील, ये मौका बहुत दिया स्टॉक ने। संजीव जी मैं गलत कह रहा हूँ? ये डील पूरी अनाउंस होने के बाद 2-3 हफ्ते तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा कब खरीदेगा, वो कब खरीदेगा, पड़ोसी कब खरीदेगा, और जब चलना शुरू हो रहा तो किसी को मौका नहीं दे रहा है। बिल्कुल अजय जी, आपके पास सामने सोना पड़ा था, आपसे पहचाना नहीं गया। अडानी के हाथ जो जाता है सोना बन जाता है। 360 पैसा पूरा 1-1.5 महीने रहा है और वहीं बैंड में घूमते रहे। तो ये हैड टू बाय। और जैसे आपको रीजनिंग भी दी कि 35% ऑफ सीमेंट कॉस्ट इज power and infra, and that both as logistics are with the
Adani has them in-house, so you will, I don't see even 550, 600 coming in Ambuja. It will be a star outperformer, and with that you have seen that cement is now looking very strong. जो एक हार्बिंजर होता है ग्रोथ का, वो सीमेंट होता है. और आइडिया आपने सही फरमाया, वो कोई पूछने को तैयार नहीं था. अगर वोडाफोन को वहीं रिलीफ मिलता है तो कैपिटल कैन बी इन्फ्यूज्ड एंड ARPUs are going up. ARPUs are rising like every quarter you will see ARPUs rise. चलिए अपनी कॉल्स की एक बार अपडेट भी दे दें इसके अलावा, और कुछ BTST करने जैसा है. हाँ बिल्कुल. तो अल्ट्राटेक सीमेंट, BHEL आइडिया हो गया, IEX में बने रहिए. वो मैं अभी भी कह रहा हूँ 175 जाएगा. अब आपके लिए 3 बाय कॉल्स हैं, आप कहे तो शुरू करूं मैं. श्योर, बताइए. बिल्कुल. तो देखिए, सबसे पहले लीजिए मदरसन सुमी. आई थिंक आफ्टर बॉश दैट्स द मोस्ट कंप्लीट OEM, और वो इंडिया में नहीं, इट्स अ ग्लोबल प्ले. It has seen weakness because of the slowdown in Europe and the partial lockdown in China. लेकिन उनकी जो यहाँ बिजनेस है और US में बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा है. अजय जी, it is again giving a कम बोनस एंट्री. और अगर आप 3 महीने की वेटिंग रखें, because I think by October end you will start to see Europe and China come back very strongly because auto demand is humongous. ये सारा कुछ बनाता है, from harness cable to modular plastic to vision, everything. And plus आपको अचंबा होएगा, दे आर द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ इंटीरियर टू ऑल बोइंग एयरक्राफ्ट. दे हैव गॉट अ न्यू डील विद दैट. और ईवीज में तो दे आर यू आर सीइंग. तो आई थिंक दिस इज अ क्वालिटी स्टॉक टू बी अक्यूमुलेटेड. और कम बोनस ये इसका भाव है. 6 महीने में एक्स बोनस इसका भाव यही भाव हो जाएगा. यू कैन सी अ 50% अपसाइड इन दिस स्टॉक इन द नेक्स्ट 6 मंथ. आज आप 122-23 में लीजिए. स्टॉप लॉस ऑफ 119, 135 का टारगेट. ये एक आउट परफॉर्मर होएगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ. दूसरा पिक टाटा स्टील. अगर आर्सेल और मित्तल वगैरह थोड़ा वीकनेस में है तो लोकली स्टील इज डूइंग द बेस्ट. और टाटा स्टील इज द मोस्ट इंटीग्रेटेड प्लांट इन द वर्ल्ड. तो मुझे लगता है उनको किसी चीज से सप्लाई नहीं. और अगर मोदी जी ने सच में तीर मार दिया और पुतिन से वी स्टार्ट टू गेट चीपर सप्लाई ऑफ आयरन ओर, टाटा स्टील विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक. 103 का स्टॉप लॉस, 3.5-4 का स्टॉप लॉस रखिए. 115 का टारगेट. और तीसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाटा मोटर. द मोस्ट कंप्लीट प्ले ऑन द EV साइड and their CV business is doing exceedingly well. कंपनी ने गाइडेंस दी है नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स EBITDA पॉजिटिव, दे विल रिड्यूस डेट. 445 में लीजिए. 435 का स्टॉप लॉस. 460 to 462 का टारगेट. एनर्जी कंसर्न्स के चलते आर्सेलर मित्तल की उस जो बात आप उस ट्रिगर को बता रहे हैं कि वहां तो उन्होंने अपनी यूनिट को शट डाउन किया जिसकी वजह से एक कंसर्न है, लेकिन टाटा स्टील इसका बेनिफिशियरी होगा अगर यहां एक डील स्ट्राइक होती है गवर्नमेंट लेवल पर. बिल्कुल. तो संजीव जी की आज 3 नई कॉल्स यहां ऐड हुई हैं. मदरसन सुमी, टाटा स्टील उन्होंने फिर से अपनी कॉल को रिपीट किया है. हाई कन्विक्शन कॉल है उनकी. और टाटा मोटर्स, ये कुछ कॉल्स उन्होंने ऐड किया है. ठीक है, शुक्रिया संजीव जी. ये सारी नई कॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज ट्रिगर्स, टेक्निकल चार्ट्स हमसे शेयर करने के लिए कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात. चले तो बड़े दिन बाद मदरसन सुमी, इनफैक्ट ये भी संजीव जी बहुत देते हैं, उनका भी बहुत प्रिफर्ड काउंटर है, लेकिन आज कई दिनों के बाद अगर यहाँ ये स्टॉक दे रहे हैं मदरसन सुमी, एक वेरी क्विक व्यू इस पर चार्ट चेक भी ले लेते हैं. इट्स अ गुड कॉल. लेकिन राजेश, इस वक्त मदरसन सुमी बहुत दिनों से इस पर बात भी नहीं हो रही. थोड़े से स्लो डाउन के तो इम्पैक्ट थे यूरोप में, जो स्लो डाउन के चलते जिन काउंटर्स, जिन स्टॉक्स का, जिन कंपनीज का एक्सपोजर है वहां जरूर कुछ कंसर्न बने हुए थे. लेकिन क्या अब इसका ट्रेंड रिवर्स होता दिख रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से? प्रियंका जी, देखिए स्टॉक में एक करेक्शन तो काफी बड़ा देखने को मिला. और अगर हम इसको वीकली मंथली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट मंथली सेटअप के हिसाब से पिछले 3-4 महीने से एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है. करेक्शन के बाद स्टॉक में देखें तो एक जो रेंज बन गया है स्टॉक का, वो करीब 135 से लेके 115, ये एक रेंज बन चुकी है और उसमें ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है. और ट्रेंड रिवर्सल की अगर हम बात करें तो नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से हमें लगता है जब स्टॉक में 128 के लेवल को यह ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल होते हुए दिखेगा, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा. तो 128 के बाद हमें लगता है कि यहाँ पे एक कहीं ना कहीं टेक्निकली नियर टर्म चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे. फिर स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो 140 तक भी इसमें आते हुए दिख सकता है. तो एक करेक्शन के बाद पिछले 3 महीनों से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. तो यहाँ पे बाय का ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा. वो होगा करीब 116 के आसपास. ये स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटते हैं
तो फिर हमें लगता है कि 128 पहला इमीडिएट टारगेट, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 140 तक के पोजिशनल टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। बट 116 के स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के साइन अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल यहाँ होल्ड की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कई सारे स्टॉक्स जो आज हम एक्शन में देख रहे हैं, और एक कैबिनेट की आज इंपॉर्टेंट बैठक भी है, उस पर भी हम आपको जब अनुराग ठाकुर बात कर रहे होंगे हम बात आपको सुनाएंगे कैबिनेट। लेकिन ये जो बड़ी आज एक न्यूज आई है वो लैंड लीज पॉलिसी को मंजूरी कैबिनेट से मिली है। आइए एक बार एड्रेसल सुनते हैं मिस्टर ठाकुर का। निवेशक आ पाएंगे, रुचि उनकी बढ़ेगी, और जो जनता से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको भी मिलने में देरी ना लगे, क्योंकि रेलवे की लाइन पूरे देश भर में बहुत जगह है, उसका लाभ भी हो सके, वो भी हमने इसमें किया है। कुल मिलाकर 300 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित होंगे और 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार इसमें होंगे। दूसरा निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया वो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के विभाग शिक्षा मंत्रालय से है। आपको ज्ञात है जैसे कि शिक्षा के ऊपर पहले दिन से ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बल रहा है, इनकी सरकार का बल रहा। अटल जी के समय सर्व शिक्षा अभियान से देश भर के स्कूलों का कायाकल्प हुआ, शिक्षा में विस्तार जो सुविधाओं का था वो भी हुआ, और समग्र शिक्षा अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसकी शुरुआत भी हुई, और न केवल शुरुआत हुई बल्कि 2,94,283 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी उसके लिए किया गया। देश भर के लाखों स्कूल के करोड़ों बच्चों के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगभग 2,94,000 करोड़ रुपए का प्रावधान समग्र शिक्षा के माध्यम से भी किया गया। अब उसी में ही शुरुआत करते हुए पीएम श्री योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, उसके लिए भी आज मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से कि उस पर आप सबको अवगत करवाएं। बाजार के हिसाब से कुछ जरूरी और कुछ बाजार के हिसाब से गैर जरूरी लेकिन इंपॉर्टेंट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में डिसीजन लेते हुए अनुराग ठाकुर साहब बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ये जो रेल लैंड लीज पॉलिसी ये काफी बड़ी है, इसकी वजह से कॉन्कॉर में आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी शामिल होंगी जो रेलवे का लैंड लेंगी, डेवलप करेंगी। आपने देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट का जो खाका तैयार हुआ, आपने देखा है वो दिल्ली एयरपोर्ट का पूरा रिवैम्प होने वाला है। दिल्ली एयरपोर्ट के भी आसपास बहुत जबरदस्त लैंड है, और ये जो हमें सेंस आ रहा है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन दुनिया अपने देश के एक उसको मॉडर्नाइजेशन का प्लान आ रहा है, और उसके पहले ये रेलवे लैंड लीज की पॉलिसी क्लियर करना जरूरी था। करेक्ट। तो सुनने में ये आ रहा है जब हम जाते हैं, आप भी जाती हैं विदेश, तो जो आपको रेलवे के वहां के उस कंट्री की जो रेलवे एसेट्स है ना वो भी आपको एयरपोर्ट जैसे नजर आ सकते हैं। तो बड़ा काम हुआ। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है दिल्ली का एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो यानी हम वो रेलवे स्टेशन पे भी दिखेगा। वो हाँ, बिल्कुल। तो ये तो एक अलग ही फील होगी। तो ये सब चीजें आगे लाइंड अप है सरकार की तरफ से, लेकिन काफी पॉलिसी चेंजेस, बदलाव जरूरी है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रहता है और स्लो होता है प्रोसेस। तो उसी के लिए रेलवे के लैंड और एसेट्स की लीज की पॉलिसी आज क्लियर हुई है, और कॉन्कर इमीडिएट दिख रहा है आपको। पर कॉन्कर में तो ये मूव पिछले 3 महीने से लगभग लगी हुई है। 3 महीने से ऑन एंड ऑफ। आपको अगर 3 मंथ्स का यहाँ चार्ट भी देखें तो आप ये देखिए 3 साल में गतिशील टर्मिनल्स लगाएंगे 5। ये जो गतिशील टर्मिनल्स हैं ये बहुत एडवांस्ड टर्मिनल्स की बात हो रही है। तो ये नजर रखना पड़ेगा हमें। आगे चलते हैं। जीएमएम फॉडलर में कल मैनेजमेंट मीट हुई और कल एक बहुत बड़ा अपमूव दिखा था 10% का, जो बहुत दिनों से नहीं दिखा था। आज नीचे स्टॉक। एक बार आशीषा से समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या बताया है फंड मैनेजर्स को। बहुत दिनों बाद बातचीत की, 16% 300 रुपए चला इस हफ्ते। उसके बाद हम राजेश से उस पर बात करेंगे। आशीषा।
जी हाँ, हालांकि स्टॉक में आज थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई दे रही है। याद रखिए स्टॉक पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 20% तक बढ़ चुका है। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई है और इसी के चलते स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कंपनी ने सेक्टर वाइज गोल्स और एम्बिशंस अनाउंस किए हैं उस पर्टिकुलर एनालिस्ट मीट में, जहाँ उन्होंने कहा कि GLE बिजनेस जो सेगमेंट है उसमें लीडरशिप पोजिशन कंपनी मेंटेन करना चाहता है और इसी के चलते प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। नॉन GLE सेगमेंट के लिए कंपनी ने कहा कि क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है और उसी के चलते इस सेक्टर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी नजर आ रही है। एक्सपेंशन और केपेक्स प्लान्स के बारे में भी कंपनी ने एनालिस्ट मीट में बात की, जहां उन्होंने कहा कि इनोवेशन पर कंपनी का फोकस रहेगा। M&A यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशन से इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अराउंड 3% ऑफ रेवेन्यू रह सकता है आगे चलते हुए और डेट टू एबिटा रेशियो भी 1 टाइम्स के अंदर रहेगा। इनफैक्ट ऑर्डर बुक की पोजीशन भी काफी स्ट्रांग है। कंपनी ने कहा कि ऑर्डर बुक इंडिया के रेवेन्यूज की बात करें तो 6 मंथ्स ऑफ रेवेन्यू का ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है। यूरोप का 1 ईयर और मवाग जो उनकी सब्सिडरी है उसमें 2 इयर्स का ऑर्डर बुक कंपनी के पास ऑलरेडी है। FY25 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है। कंपनी ने कहा कि FY25 में रेवेन्यूज अराउंड 3,700 करोड़ के आसपास हो सकते हैं और एबिटा 630 करोड़ के आसपास रह सकता है। इस गाइडेंस के अनुसार बैक कैलकुलेट करें तो रेवेन्यू में अराउंड 14% का CAGR ग्रोथ देखने को मिलेगा और एबिटा में भी अराउंड 24% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चाइना +1 पॉलिसी कंपनी के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। यूरोप और US में कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, सो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स और ट्रिगर्स भी है जिसके कारण स्टॉक में मूवमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन अभी के लिए पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट से और इसी के चलते स्टॉक में अपमूव दिखाई दे रहा है। मितेश, बाजार में जब ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत हाई होती है इंटेंसिटी में, 2 स्टॉक्स बड़े पुराने खास बाजार के रहे हैं, इंडिया बुल ग्रुप के स्टॉक्स, एक इंडिया बुल हाउसिंग और एक इंडिया बुल रियल्टी। नाम अभी भी इंडिया बुल है लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन चल रहा है। उसके बारे में मैं शरद से एक बातचीत करना चाहूंगा, फिर इन दोनों पे मैं आपसे व्यू लूंगा क्योंकि आपने गुड डेज भी देखे इन दोनों के और आपने नॉट सो गुड डेज भी देखे। शरद, आप बताइए क्यों इंडिया बुल रियल्टी रेडार पे है आपकी? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो फोकस रहेगा कि कल जो है NCLT की एक हियरिंग होने वाली है चंडीगढ़ में और सितंबर 8 को ये मीटिंग है और यहाँ पे जो है जो एम्बेसी ग्रुप के साथ जो मर्जर का बात हो रहा है उस पे जो है डिसीजन लिया जाएगा। पिछले 2 या 3 महीने से बस भी चल रहा था कि ये जो है हियरिंग आज जो है कल कंप्लीट होगी और इसमें जो मानना है कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो अप्रूवल है मर्जर की नॉड ये जो है कंप्लीट हो जाएगी। और स्टॉक की अगर मूवमेंट की भी बात करें तो ऑलमोस्ट जून के लो से जो है ऑलरेडी 55% स्टॉक का रनअप भी देखने मिल चुका है। तो ये आपका जो है ओवरऑल मेन जो है खबर आ रही है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से। राइट। मितेश, अब आप बताएं दोनों के चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जब आप ऐसे बीटन डाउन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जहां पे 1400, लेट्स स्टार्ट विद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 1400 रुपए से लेके क्लोज टू लो बना था उसका 2020 में 81। इतना बड़ा फॉल जब आता है तब क्वार्टरली चार्ट्स देखने पड़ते हैं और अनफॉर्चुनेटली क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं होता है मीडिया के ऊपर। लेकिन जब भी हम लोग क्वार्टरली चार्ट्स देखते हैं, क्योंकि इट इज हार्ड टू व्यू द क्वार्टरली चार्ट्स, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है उसको समझने में, उसके ऊपर प्रेडिक्शन करने में, तो क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर भी कोई ऐसा ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। एक ही चीज जो अच्छी है ये स्टॉक में एज ऑफ नाउ वो ये है कि कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर का लो जो है वो डबल बॉटम फॉर्मेशन में है। 30 जून 2022 का लो था 90 रुपए 75 पैसा, करंट क्वार्टर का जो लो है वो 89 है। तो ये कह सकते हैं कि 89-90 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन जब हम ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं कि ये स्टॉक में अगर आप ये बोलो कि बाय ऑन डिप्स, जैसे अभी आपने GMM की बात की या फिर कोई और स्टॉक है, अगर वो चीज अगर इसमें क्वालिफाई करनी है तो 300-325 के लेवल क्रॉस करने होंगे, तभी जाके एक लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर कंफर्मेशन बैठेगा कि वर्स्ट इज ओवर, अभी सरप्राइज सेल ऑफ नहीं आएगा और प्रोबेबली
यहाँ से स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। तो ये रही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात। और अब करते हैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात। तो उसमें भी सिमिलर पैटर्न है। कहीं ना कहीं 2017 का जो हाई है 269 वो आज तक क्रॉस नहीं किया है, और रिसेंट जो हाई बना था 2021 में 195.90 का फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 21, उसमें भी क्रॉस करने में दिक्कतें आ रही है। वहां से लगभग हम 1 साल खत्म होने को है, 9 महीना, फिर भी वो जो लेवल है वो क्रॉस नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से जब भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अवेलेबल है, तो चार्टिकली भी कहीं ना कहीं क्वार्टरली चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, इनिशिएशन ऑफ द न्यू ट्रेंड नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर नीचे में आपने लिया है और अगर आपको ऊपर बेचने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो कंप्लीटली एग्जिट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरे स्टॉक्स में ज्यादा है। जैसे अभी आपने डिस्कशन किया शुगर स्टॉक्स, आई थिंक बलरामपुर चीनी इज अ कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा जाए तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स जो है वो अवॉइड रहेंगे। भी मितेश आपने बात कही, बहुत ही मैच्योर बात कही, कंपल्सिव ट्रेडर ना बने। जी हाँ, ये एक समय पे स्ट्रीट के पसंदीदा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, लेकिन अभी इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई इवेंट लाइंड अप है, कोई खबर आ रही है तो आपको ट्रेड करना नहीं है। हमारा काम है आपको इवेंट स्टेबल पे रखना, लेकिन हर जगह एक्ट मत करें। और यही मितेश की भी व्यू आ रही है कि इसमें कोई खास ट्रेड बन नहीं रहा है, अवॉइड करें। ठीक है, तो लेकिन ट्रेड्स बन कर रहे हैं मितेश। एक बार चले बीटीएससी ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश, बीटीएससी ट्रेड्स क्या होंगे आपके रडार पे? तो बीटीएससी ट्रेड में अभी हमें जो लगता है स्टॉक यहाँ पे बाटा इंडिया को फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले 15-20 मिनट में देखने को मिला, और जिस तरीके से अब स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बाटा इंडिया यहाँ से बीटीएससी किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 1965 से लेके 1980 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1900 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो अगर हम देखें तो फार्मा स्पेस से वोकार्ड को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। वोकार्ड देखें तो इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई थे जो बने थे अगस्त में, उसको आज ये ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। हमें लगता है वोकार्ड में जिस तरीके से यहाँ पे आज ब्रेकआउट बना है, ये स्टॉक में बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट आना चाहिए करीब 298 से लेकर 305 तक का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 275 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे डीएलएफ पे। रियल एस्टेट स्पेस पे हमें लगता है कि मोमेंटम और अच्छे यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। डीएलएफ जिस तरीके से अब प्लेस्ड है, 3 दिन का एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज जो वापस से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है ये स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से अच्छा कंटिन्यू हो सकता है। 415 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीएलएफ में। स्टॉप लॉस होगा करीब 391 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से वोखा, डीएलएफ, ये कुछ स्टॉक्स, बाटा इंडिया, ये 3 स्टॉक्स हैं जो राजेश को बीटीएसटी के लिए पसंद आते हैं। एक बार मितेश को भी पूछ लेते हैं। मितेश, आपके कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स होंगे? 2 बीटीएसटी काउंटर है। पहले तो है सन टीवी। ट्रेंड रिवर्सल बहुत स्ट्रॉन्ग है सन टीवी में। मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड सन टीवी जो है वो अगले 1 से 3 महीने में बहुत ही बड़ा सरप्राइज देगा ऑन द अपसाइड। तो सन टीवी का पहला काउंटर रहेगा। एट करंट मार्केट प्राइस है 518, 518 रुपया। 510 रुपए के स्टॉप लॉस से सन टीवी में बीटीएसटी किया जा सकता है। कल के क्षत्र में 530 और 540 के 2 टारगेट आ सकते हैं। दूसरा है टाटा केमिकल। रिसेंट जो राइज हुआ था टाटा केमिकल में वो कूल ऑफ हुआ और नया ट्रेंड रिवर्सल यहां से शुरू होगा। तो टाटा केमिकल में करंट लेवल पे 1133 के ऊपर बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 1100 का 1100। टारगेट पहला रहेगा 1150 1150 और दूसरा रहेगा 1160 का। जरा मिनट में एक स्टॉक पे अचानक से अपमूव आया है राजेश, पतंजलि फूड्स 1318 रुपए के आसपास पहुंच गया। 15-20 मिनट का चार्ट देखिए, क्या इसमें एक फ्रेश अपमूव बन रहा है? क्योंकि अगर 6 महीने का ग्राफ देखिए तो 1100 पे टहलता था, लास्ट 2-3 दिन में धीरे धीरे अपमूव बन रहा है इसके अंदर। तो अजय जी, जो स्टॉक में चार्ट पैटर्न डेली सेटअप के हिसाब से बने हैं वो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे अब चार्ट प्ले आउट हो रहे हैं डेली वीकली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है ये स्टॉक में एक बड़े मूव की तैयारी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। और आज का प्राइस एक्शन ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब ये स्टॉक अगर 1380 के लेवल को अब क्रॉस करेगा तो फिर इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बड़े बनना चाहिए वो करीब 1800 तक के अपसाइड के भी आते हुए दिख सकते हैं। तो व्यू यहाँ पे बुलिश है।
हालांकि स्टॉक में लास्ट वीक में और करंट वीक में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बनते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि बने रहना चाहिए स्टॉक में। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1270 का, इमीडिएट टारगेट 1380, और वो लेवल निकलते हैं तो फिर हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक में 1600-1700 तक की अपसाइड भी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। 1700 तक के लेवल पोजिशनल टारगेट देखते हैं यहाँ पर राजेश पतंजलि फूड्स पे। लेकिन इस बीच आज जब मार्केट क्लोज होने से 2 मिनट दूर है, तो हम जब मार्केट का एक रैप देख रहे हैं तो क्लियरली ये बिल्कुल रिवर्स है जो सुबह जिस तरह से बाजार खुला था। बाजार खुले थे, डिक्लाइन ज्यादा थे, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत के कुछ मिनट ही थे। उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई और स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी जो मूव आई, जो सेक्टर वाइज अगर आप बात करें तो सीमेंट स्पेस में सबसे ज्यादा आपको लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है, और आज शॉर्ट प्ले का सबसे ज्यादा कैंडिडेट रहा ऑटो सेक्टर। मैक्सिमम शॉर्ट बिल्टअप इस वक्त आप क्लोजिंग के टाइम अगर देख रहे हैं तो वो ऑटो में है, और मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग हो वो आपको कंज्यूमर स्पेस में दिख, लॉन्ग बिल्टअप आपको क्लियरली दिख रहा है सीमेंट स्पेस में। क्लियरली कुछ काउंटर्स न्यूज ड्रिवन रहे निफ्टी के। इनफैक्ट आप पहले 5 काउंटर भी देखेंगे जो आज के गेनर्स हैं, बड़े गेनर्स हैं, उसमें आपको क्लियरली सीमेंट स्पेस के काउंटर्स दिखेंगे। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स इसमें दिखाई देंगे। अदानी स्टॉक से आपको अदानी पोर्ट्स 3% की बढ़त के साथ यहाँ दिखाई देगा, और एनर्जी पैक, ये एक पैक था जो कल भी लीड कर रहा था, और आज भी आपको एनर्जी पैक में से, पावर और एनर्जी में से कुछ काउंटर्स लाइक कोल इंडिया, इन काउंटर्स में से कुछ मूव दिखी, लेकिन कल जैसी नहीं थी। आज आपको दूसरे जो काउंटर्स इस वक्त आप क्लोजिंग के वक्त आप तेज देख रहे हैं, उनमें से सिप्ला एक काउंटर है जिस पर हम रिकमेंडेशन में हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे थे, और साथ ही टीसीएस जैसे काउंटर है जो लगभग 1% की मूव दिखा रहे हैं। आज क्लियरली एग्जॉशन और शॉर्ट कैंडिडेट के जो बड़े ड्रैगर्स निफ्टी पर दिख रहे हैं वो टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स हैं। भारतीय एयरटेल पर आज ब्लॉक्स थे, वहां पर भी आप देखेंगे 1% का दबाव देखने को मिल रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस आज लगाड है, और नीचे जो ड्रैग कर रहे हैं वो काउंटर्स लाइक स्टेट बैंक, इंडेक्स को जो ड्रैग कर रहे हैं वो स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर है, एचडीएफसी जैसे काउंटर्स है, आईसीआईसीआई बैंक, और आज एनटीपीसी जो गेनर भी था कल का, वन ऑफ द टॉप गेनर था, वहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग टिपिकली दिख रही है। मिड कैप स्पेस में भी अगर आप एक बार एक क्विक व्यू हम यहां देखें तो वहां पर भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्टॉक्स लाइक ऑटो एंसिलरी, भारत फोर्ज जैसे काउंटर जो है वहां पर आप दबाव देख रहे हैं जो ड्रैगर्स हैं, और बड़ा गेनर मिड कैप के लिए आज कंटेनर कॉनकॉर रहा। वहां पर न्यूज थी जिस तरह से रेलवे के लैंड लाइसेंसिंग फीस में कटौती की बात की गई, जिसके चलते आपने देखा 8% तक के मूव दिखाई दिए। आपको फार्मा, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल काउंटर्स, उनमें एक बॉइंसी, उनमें एक बाइंग का बाउच दिख रहा है। रिटेल काउंटर्स में बाइंग का बाउच दिख रहा है, तो मिड कैप गेनर्स में ये काउंटर्स शामिल है। डॉक्टर लाल पाथलैब जैसे काउंटर्स आपको दिख रहे हैं, आदित्य बिरला फैशन जैसे काउंटर दिख रहे हैं, ग्लेनमार्क फार्मा, अजंता फार्मा, बाटा इंडिया, डिक्सन, ये कुछ दूसरे मिड कैप के गेनर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेरिवेटिव स्पेस में भी आपके कॉनकॉर हाईएस्ट गेनर है इस वक्त क्लोजिंग के वक्त, और साथ ही कुछ दूसरे काउंटर्स लाइक आइडिया, उनमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। जी के स्टॉक में भी आप मूवमेंट देख रहे हैं, और साथ ही सीमेंट पैक, तो आप अगर एफएनओ स्पेस की आप बात करें तो सारे ही जितने सीमेंट काउंटर्स एफएनओ में लिस्टेड है वो सारे के सारे में आप इस वक्त पॉजिटिव लॉन्ग बिल्टअप ही देख रहे हैं। एएमसी और इंश्योरेंस काउंटर्स में कुछ काउंटर्स लाइक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मॉर्निंग में एक अच्छा पिकअप लिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुए। लेकिन अभी फिलहाल हम एचडीएफसी के काउंटर्स में एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, इनमें मूवमेंट जरूर देख रहे हैं। दूसरे जो काउंटर्स हैं आपको फार्मा स्पेस से, उसमें सन फार्मा जैसे काउंटर आपको क्लियरली, डॉक्टर रेड्डी काउंटर, सिप्ला, ग्लेनमार्क फार्मा, मिड कैप स्पेस में अजंता फार्मा जैसे काउंटर्स में आप इस वक्त मूव देख रहे हैं, जहां पर बाइंग है और लॉन्ग बिल्टअप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ एक्शन आज दिन भर में बाजार में देखने को मिला। लॉजिस्टिक काउंटर्स इस वक्त आप देखेंगे, अगर सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की बात करें हम, तो लॉजिस्टिक काउंटर्स में एक अच्छी मूव आपको दिखाई दे रही है। शिपिंग काउंटर्स में आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव एवर सिंस जो आईएनएस विक्रांत से पहले, जो कमिश्निंग से पहले हमने मूव देखी, इन स्पेस में दिखाई दे रही है। लेकिन जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, बिगेस्ट पैक जो पूरा वाइब्रेंट है इस वक्त, वो क्लियरली आपको सीमेंट स्पेस यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये आज दिन भर का एक्शन है, और साथ ही मार्केट ने जिस तरह की 6वां दिन है आज जब इंट्राडे रिकवरी दिखाई है, बाजार भले दबाव के साथ खुले हों लेकिन इंट्राडे रिकवर हुए हैं।
17,600 के ऊपर क्लोज होने की क्लोज हो चुके हैं बाजार, और साथ ही बैंक निफ्टी आपको लगभग 39,500 के पास आपको क्लोज होते हुए यहाँ पर दे रहा है। तो देखना होगा आज ग्लोबली किस तरह के क्यूज होंगे ओवरनाइट, और क्या मेटल पैक ने तो कल रेजिलियंस दिखाई थी, आज मेटल पैक से वो वाली मूवमेंट नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल के साइंस पे एक्सपर्ट इसे मानते हैं। तो कल कौन से सेक्टर्स पिक होंगे, कल मॉर्निंग में फिर होगी आपसे मुलाकात ओपनिंग ट्रेड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का, राजेश का, नितेश पंचाल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया और ये ट्रेडिंग पिक्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार ET Now स्वदेश पे मार्केट्स के बाद भी एक्शन जारी है। नमस्कार।